स्वास्थ्य डेटा का नेतृत्व करेंगे। आप जानते हैं, स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र की अच्छी बात यह है कि वहां पहले से ही मजबूत नियम लागू हैं। आप जानते हैं, जब हम एआई के नियमों के बारे में सोचते हैं, मुझे लगता है कि जहां नियम पहले से हैं उनका फायदा उठाना जरूरी है। और स्वास्थ्य देखभाल में अच्छे प्राइवेसी बचाने वाले नियम लागू हैं। गूगल के तौर पर हम स्वास्थ्य देखभाल में एक बड़ा मौका देखते हैं। लेकिन जब हम स्वास्थ्य देखभाल और अस्पतालों के साथ काम करते हैं तो डेटा अस्पतालों का होता है। और हम इसे ऐसे ही मानते हैं, जहां हो सके हम डेटा को सुरक्षित रखते हैं और अस्पतालों के पास उसकी चाबी रहती है। लेकिन यहां की संभावना देखिए, जब हम रेडियोलॉजी जैसे क्षेत्र को देखते हैं, अक्सर कैंसर पकड़ में नहीं आता और नतीजों में बड़ा फर्क पड़ता है। फेफड़े के कैंसर जैसे मामले में जब आप विशेषज्ञों को पैथोलॉजी के नतीजे दिखाते हैं तो अक्सर 10 में से 5 लोग एक तरफ और 5 लोग दूसरी तरफ होते हैं। हम जानते हैं कि एआई से इसे और अच्छा बना सकते हैं और इसलिए मुझे लगता है कि यह जरूरी है कि हम ऐसा करें। लेकिन मेरा मानना है कि ये ऐसे मामले हैं जहां आपको प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए काम करना होगा। मुझे अच्छा लगता है कि पहले से मौजूद मजबूत प्राइवेसी बचाने वाले नियम हमें इसे अच्छे से करने का तरीका देते हैं। मेरा मानना है कि स्वास्थ्य देखभाल में सबसे ज्यादा मौके हैं और अगले 5 से 10 साल में नतीजों में सच में सुधार लाने के लिए हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। फोरम जापानी सरकार के साथ मिलकर इस मुद्दे को हल करने के लिए काम कर रहा है ताकि प्राइवेसी और डेटा तक पहुंच के बीच सही संतुलन मिल सके। अब अगर मैं एप्पल को देखूं और खासकर आपके समय के साथ हुए बदलाव को देखूं तो मुझे कई दिलचस्प बातें पता चलती हैं। ये बदलाव काफी अहम रहा है गूगल में और आपके बदलाव के बारे में। अब गूगल से अल्फाबेट तक आप बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं। मेरा मतलब है वाइमो, साइडवॉक और ऐसे ही कई और। आप कंपनी के भविष्य को कैसे देखते हैं? क्या ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जो सब कुछ अपने में समेट लेती है? आप 5 साल बाद गूगल को कैसे देखते हैं? हम जानते हैं कि हम तभी अच्छा करेंगे जब बाकी लोग भी हमारे साथ अच्छा करेंगे। गूगल आज ऐसे ही काम करता है। सर्च के जरिए हम यूजर्स को वह जानकारी पाने में मदद करते हैं जो वे चाहते हैं, जिसमें बिजनेस भी शामिल है। और बिजनेस सर्च के साथ साथ बढ़ते हैं। अकेले अमेरिका में पिछले साल हमने $335 बिलियन का आर्थिक अवसर पैदा किया और यह दुनिया भर के हर देश में सच है। हमें लगता है कि अल्फाबेट के साथ लंबी सोच रखने और ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम करने का सही मौका है जो लोगों की जिंदगी बेहतर बना सकती है। लेकिन हम इसे अकेले नहीं करेंगे, बल्कि अन्य परियोजनाओं में भी शामिल होंगे जिन पर हम काम कर रहे हैं। और हम बाहर से पैसा लगवाते हैं। ये कंपनियां आजाद हैं तो आप सोच सकते हैं कि हम इसे दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर करेंगे। और अल्फाबेट हमें अलग अलग हिस्सों के लिए अलग अलग तरीके रखने की आजादी देता है जैसे हमें चाहिए। अगर ये हेल्थ केयर है तो हम दूसरी कंपनियों के साथ अच्छे से मिलकर काम कर सकते हैं। आज हम बड़ी हेल्थ केयर कंपनियों के साथ मिलकर काम करते हैं। जब हम इन कामों पर ध्यान देते हैं तो ये है, हम समझते हैं कि अल्फाबेट के अच्छे काम करने के लिए हमें ऐसे तरीके से काम करना होगा जो दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर चले और इसके आसपास एक अच्छा माहौल बनाए। इसलिए पिछले साल हमने अपनी वेंचर टीम के जरिए 100 से ज्यादा कंपनियों में पैसा लगाया। हम इन कंपनियों में सिर्फ पैसे लगाते हैं और ये आजाद कंपनियां रहेंगी। हम चाहते हैं कि वे आगे बढ़ें और सफल हों और इसलिए हम इस बारे में ऐसे सोचते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यह हमें दूर की सोच रखने का मौका देता है, चाहे वह खुद चलने वाली कार हो या एआई, और इसे लंबे समय की सोच के साथ करें। एक आखिरी सवाल। आप अब आपने कहा कि आप एक आशावादी हैं। आप न केवल सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक हैं, बल्कि सबसे शक्तिशाली कंपनियों में से भी एक हैं, चाहे आप इसे 3 या 4 में से किसी भी स्थान पर रखें। जब आप रात में जागते हैं, जब आप सो नहीं पाते हैं, तो आपको किस बात की चिंता होती है? आपकी समझ काफी अच्छी थी। जब आप रात में जागते हैं तो यह सच होता है। मैं रात में जागता हूं और रात में मुझे क्या परेशान करता है? मुझे लगता है कि प्रौद्योगिकी के पास समाज को अच्छे के लिए बदलने का एक बेहतरीन मौका है। हम इसका उपयोग करके अपने जीवन को और भी सुविधाजनक बना सकते हैं, लेकिन हमें इसे समाज के भले के लिए इस्तेमाल करना सीखना होगा। पर मुझे चिंता है कि हम तकनीक से मुंह मोड़ लेते हैं और मुझे इस बात की चिंता है कि जब लोग ऐसा करते हैं तो वे पीछे भी छूट जाते हैं। मेरे लिए आप इसे समावेशी तरीके से कैसे करते हैं? यहाँ आते हुए मैं बेल्जियम में था और मैं मोलेनगीक गया। ये मोलेनबीक में एक स्टार्टअप इंक्यूबेटर है। उस इलाके में आप ऐसे लोगों को देखते हैं जो शायद स्कूल नहीं गए, लेकिन जब आप उन्हें डिजिटल हुनर सिखाते हैं तो वे इसे सीखने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। लोग प्रौद्योगिकी सीखना और इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। ये वह इच्छा है जो आप दुनिया भर में देखते हैं। जब हम यात्रा करते हैं, जब मैं उभरते बाजारों में जाता हूँ, ये अवसर का एक बड़ा स्रोत है। और इसलिए मुझे लगता है कि हमारा काम और जिम्मेदारी है कि हम इस विकास को सबको साथ लेकर आगे बढ़ें। और इसलिए ये मुझे रात में जगाता है। अगर आप इसे राजनीति के क्षेत्र में देखें तो मुझे लगता है कि जो बदलाव हमने देखा वह पहली औद्योगिक क्रांति जैसा है। हमने मार्क्सवाद जैसे नए विचारों को जन्म दिया। आज के समाजवाद और पूंजीवाद में मुझे लगता है कि समाज में फर्क उन लोगों के बीच है जो तकनीक को अपनाते हैं और जो तकनीक को नकारते हैं। तो आपकी एक भविष्यवक्ता या संदेशवाहक के रूप में भी एक अहम भूमिका है, ये समझाने के लिए कि आखिर में ये सभी नई तकनीकें इंसानों के लिए फायदेमंद हैं। आप जानते हैं, बहुत ज्यादा। आपका काम है लोगों को यह यकीन दिलाना कि तकनीकी तरक्की हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। खोज दिल से काम करती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अफ्रीका में एक छात्र हैं या स्टैनफोर्ड में एक प्रोफेसर हैं। खोज एक ही तरह से काम करती है। जब तक आपके पास कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा है, यह बराबरी लाने वाली ताकत है और हमें समय के साथ तकनीक को इसी नजरिए से देखना चाहिए। और मुझे लगता है कि यही वास्तविक अवसर है जो हमारे पास है।
इसलिए आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपकी जगह होता तो आपको सिर्फ चीज़ें बेचने या लोगों का काम देखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं पता अब कितने लोग हैं, लेकिन आपको लगातार ये समझाना होगा कि आप जो कर रहे हैं वह अच्छा है। अब आप अपनी ज़िम्मेदारी के कुछ हिस्से में कितना समय लगाते हैं? आप जानते हैं, मेरा मानना है कि जैसे-जैसे काम बढ़ता है, वैसे-वैसे ज़िम्मेदारी भी बढ़ती है। मैं मानता हूं कि हमें बाहर के लोगों से जुड़ने, दूसरे संस्थानों के साथ मिलकर काम करने, चाहे वह सरकारें हों, नियम बनाने वाले हों, गैर लाभ वाली संस्थाएं हों, स्कूल कॉलेज हों, फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और बाकी से जुड़ने की बड़ी जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि यह हमारे काम का एक बड़ा हिस्सा है। इन कभी-कभी मुश्किल सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और हमें उम्मीद है, जैसा हमने कहा, कि हम आने वाले सालों में इस बातचीत को जारी रख सकते हैं और इस बीच हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और हम सभी इस दौरान गूगल का खूब इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एआई के साथ सबसे बड़ा खतरा यह हो सकता है कि हम इस पर काम करने और इसमें आगे बढ़ने में नाकाम रहें, क्योंकि यह करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकता है। हम सुंदर पिचाई का स्वागत करते हैं। आप में से कुछ लोग पिछले साल हुई हमारी चर्चा को याद करेंगे और इस बीच आप और भी ऊपर चले गए हैं, न केवल गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बनकर, बल्कि अल्फाबेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ भी बनकर। आपकी यह उपलब्धि वाकई प्रशंसनीय है और आपके कड़े परिश्रम और प्रतिभा का परिणाम है। तकनीकी जगत में आपकी इस यात्रा ने कई लोगों को प्रेरित किया है। तो शामिल होने के लिए धन्यवाद एक बार फिर से। यह आदान प्रदान, विचार, राय। लेकिन मेरा पहला सवाल है, आपने खुद को एक तकनीक के बारे में अच्छा सोचने वाला कहा है और हम कभी-कभी तकनीक के बारे में कई चिंताएं सुनते हैं। वास्तव में आपको क्या आशावादी बनाता है? सबसे पहले प्रोफेसर शॉ, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। वापस आकर खुशी हो रही है। अम, मुझे तकनीक के बारे में अच्छा सोचने वाला क्या बनाता है? मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इस बात पर है कि मैं तकनीक से कैसे जुड़ा। बड़े होते हुए मुझे लगता है कि मुझे लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ा। मैं चीज़ों के बारे में सुनता था, पर मुझे वास्तव में इंतज़ार करना पड़ता था जब तक टेलीफ़ोन या टीवी का इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलता। और हर चीज़ जब वह हमारे घर में आई, मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि इसने हमारे जीवन को कैसे बदल दिया। टीवी ने मुझे विश्व समाचार, फुटबॉल और क्रिकेट देखने का मौका दिया, जिससे मैं बहुत उत्साहित हूँ। इसलिए मेरे पास हमेशा यह सीधा अनुभव था कि तकनीक तक पहुंच मिलने से लोगों की जिंदगी कैसे बदलती है। बाद में मैं वन लैपटॉप पर चाइल्ड प्रोजेक्ट से प्रेरित हुआ। हर बच्चे को एक $100 के लैपटॉप देने का यह लक्ष्य, वे वहां पूरी तरह नहीं पहुंच पाए, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही प्रेरणादायक लक्ष्य था और इस क्षेत्र में काफी तरक्की हुई और बाद में हम एंड्रॉइड के साथ प्रगति करने में सक्षम थे। हर साल हम सैकड़ों मिलियन लोगों को लाते हैं और वे पहली बार कंप्यूटिंग तक पहुंच प्राप्त करते हैं। हम यह कम दाम वाले सस्ते क्रोमबुक्स के साथ करते हैं और लोगों की जिंदगी में ये जो बदलाव लाता है, मुझे लगता है कि यह आगे के रास्ते के लिए मुझे बहुत उम्मीद देता है। और हाल ही में एआई के साथ सिर्फ पिछले महीने में ही आप जानते हैं, हमने देखा है कि एआई कैसे स्पष्ट रूप से डॉक्टरों को अधिक सटीकता के साथ स्तन कैंसर का बेहतर पता लगाने में मदद कर सकता है। हमने हाल ही में बेहतर वर्षा भविष्यवाणी लॉन्च की है। समय के साथ एआई मौसम में बदलाव में मदद कर सकता है। तो जब आप इन सब चीजों को खुद देखते हैं, आप जानते हैं मैं तकनीक के खतरों को अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन एआई का सबसे बड़ा खतरा यह हो सकता है कि हम इस पर काम ना करें और आगे ना बढ़ें, क्योंकि यह करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। हाँ, लेकिन सुंदर, अगर मैं देखूं कि पिछले कुछ सालों में तकनीक में क्या बदलाव आए हैं, मैं तो यहां तक कहूंगा कि 30 साल। हमें एक बड़ी कामयाबी मिली। ये असल में उस समय की बात है जब अल्फागो नाम के कंप्यूटर ने मशहूर गो खिलाड़ी ली सेडोल को हरा दिया था। ये एक यादगार पल था। मुझे लगता है कि हमने अभी तक इस बड़ी कामयाबी के असर को पूरी तरह से नहीं समझा है और अब आपकी कंपनी गूगल फिर से एक और बदलाव के सबसे आगे है, जिसका शायद और भी ज्यादा असर हो सकता है, अच्छा या बुरा। ये वही है जो आपने अभी हाल ही में क्वांटम कंप्यूटिंग में बताया है। आपकी ये बात काफी खास लगती है। तो एक बड़ी तरक्की, और मुझे कहना होगा कि इसे समझना बहुत मुश्किल है। मुझे बस इतना पता है कि इसका बहुत बड़ा असर हो सकता है। क्या आप बता सकते हैं कि हम क्वांटम कंप्यूटिंग से क्या उम्मीद कर सकते हैं? और अब आप बिल्कुल मजबूत हैं। आपने एक बड़ी और खास कामयाबी हासिल की है। ये आपकी मेहनत का नतीजा है। नहीं, ये एक बहुत ही खास पड़ाव है। आप जानते हैं, पिछले साल हमने कुछ बड़ा किया जिसे इस क्षेत्र में क्वांटम सुप्रीमेसी कहा जाता है। आम, ये तब होता है जब क्वांटम कंप्यूटर ऐसा कुछ कर सकते हैं जो आम कंप्यूटर नहीं कर सकते। हम आज इसे जानते हैं, लेकिन आप जानते हैं हम इसका हल निकाल सकते हैं। हमें क्वांटम एन्क्रिप्शन करना है। तो हमेशा की तरह किसी भी नई तकनीक के साथ मुश्किलें आती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एआई और क्वांटम मिलकर हमें कुछ सबसे बड़ी समस्याओं को सुलझाने में मदद करेंगे। और आप एक हद तक जेनेटिक्स को भी जोड़ते हैं। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग और जीव विज्ञान में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। इसमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के असर हो सकते हैं। क्या अच्छा पहलू, जैसा कि आप सही कह रहे हैं, वह है जैसे अणुओं का मॉडल बनाना, प्रोटीन फोल्डिंग आदि। ये आज बहुत बहुत मुश्किल है। हम इसे आम कंप्यूटर से नहीं कर सकते। क्वांटम कंप्यूटर से हम कर सकते हैं, लेकिन हमें इन सभी ताकतवर तकनीकों के बारे में साफ सोच रखनी होगी। और आप जानते हैं, इसी वजह से मुझे लगता है कि हमें एआई जैसी तकनीकों को नियमों में लाने के लिए सोच समझकर कदम उठाने चाहिए और समाज के तौर पर इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये मुझे अगले सवाल की ओर ले जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल टाइम्स के एक लेख में, जिसे मैंने सालाना बैठक से पहले पढ़ा था, आपने कहा था, और मैं उद्धरण करता हूं, गूगल की भूमिका एआई को लागू करने के लिए एक सिद्धांत और नियमों वाले तरीके की जरूरत को पहचानने से शुरू होती है। इसका वास्तव में क्या अर्थ है?
आप जानते हैं, मैंने पहले भी कहा है, एआई सबसे गहरी चीजों में से एक है जिस पर हम इंसान के तौर पर काम कर रहे हैं। यह आग या बिजली या बाकी बड़ी चीजों से भी ज्यादा गहरा है जिन पर हमने काम किया है। इसके बहुत अच्छे पहलू हैं, लेकिन इसके कुछ बुरे नतीजे भी हो सकते हैं। जब आप चेहरे पहचानने वाली तकनीक के बारे में सोचते हैं, तो इसका इस्तेमाल अच्छे के लिए, जैसे लापता लोगों को ढूंढने में किया जा सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर निगरानी के लिए भी हो सकता है। और एक जैसे सोच वाले लोकतांत्रिक देशों के रूप में हमें उन्हीं मूल्यों पर टिके रहना चाहिए और यह देखना चाहिए कि जब हम एआई का इस्तेमाल करें तो वह समाज के भले के लिए हो, और इसका मतलब है कि एआई में पक्षपात ना हो और हम इसे सुरक्षित बनाएं और जांचें। हम यह भी देखते हैं कि इंसानों का नियंत्रण बना रहे और आखिर में ये लोगों के प्रति जवाबदेह हो। करीब 18 महीने पहले हमने कुछ नियम बनाए थे जिनके तहत हम गूगल में एआई बनाएंगे। लेकिन यह देखकर बहुत अच्छा लगा है कि यूरोप की सरकार ने एआई और टिकाऊ विकास को सबसे जरूरी माना है, और हमने पिछले हफ्ते कुछ नियम बनाए हैं और ओईसीडी या जी20 में भी इस पर बात हो रही है, जो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है हमें एआई को समझने के लिए एक सामान्य ढांचे की जरूरत है। क्या आप उन नियमों से खुश हैं जो अब तक बनाए गए हैं? मेरा मतलब है, आप ओईसीडी फ्रेमवर्क जी20 का उल्लेख करते हैं। फ्रेमवर्क, ये एक जल्दी की शुरुआत है। हाँ, लेकिन आप जानते हैं, मुझे देखकर अच्छा लगता है कि वे ऐसा कर रहे हैं। उनमें कई समानताएं हैं क्योंकि वे आम इंसानी मूल्यों पर आधारित हैं। मुझे लगता है यह एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन हमें इसे और साफ-साफ और बेहतर बनाना होगा। मुझे लगता है कि यूरोपीय आयोग एआई पर एक श्वेत पत्र तैयार कर रहा है, और यह एक जरूरी कदम है जिसमें हमें एक कंपनी के रूप में शामिल होना चाहिए। हम इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए दुनिया भर के लोगों का साथ चाहिए। एआई जलवायु से अलग नहीं है। आप जानते हैं, अगर सिर्फ एक देश या कुछ देश इस पर काम करें तो आप सुरक्षा पा सकते हैं। आप जानते हैं, वहां एक सुरक्षित दुनिया बनाने के लिए आपको एक ग्लोबल फ्रेमवर्क चाहिए। लेकिन सुंदर, आप एक ग्लोबल फ्रेमवर्क पर जोर देते हैं। अब सवाल यह है कि चीन असल में उन कोशिशों में कितना शामिल है, और क्या आप दो घेरे के खतरे को नहीं देखते? और इसलिए आखिर में हम दो अलग अलग फ्रेमवर्क के साथ रह जाते हैं, एक जो बीजिंग से आता है और दूसरा जो ओईसीडी में बनता है। आइडिया, आप जानते हैं, मुझे लगता है कि चिंता है कि हम यहां बंट सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा न करना जरूरी है। मैं आशावादी हूं क्योंकि जैसे मौसम के मामले में मुझे लगता है कि ज्यादा मेल है। आप जानते हैं, हमारे पास पेरिस समझौता जैसी चीजें हैं। दुनिया एक साथ आती है क्योंकि सब लोग मौसम को शेयर करते हैं, जो धरती को असर करता है, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये एआई के लिए भी सही है। तो आगे चलकर मुझे लगता है कुछ होगा। आप कौन हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। एक आम खिंचाव आपको एक साथ आने की कोशिश करने के लिए प्रेरित करेगा, अन्यथा आप शांति और समृद्धि प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक खिंचाव होगा। नहीं, हमें इसकी जरूरत है। और सच में फोरम अपने चौथी औद्योगिक क्रांति के सेंटर के साथ सबको एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है। अब मैंने एक पल के लिए टॉपिक बदल दिया, और जब आप जीडीपीआर और कैलिफोर्निया डेटा प्राइवेसी एक्ट को देखते हैं तो आप देखेंगे कि ये दोनों डेटा की सुरक्षा के लिए कितने जरूरी हैं। नियामक उपभोक्ता की प्राइवेसी की रक्षा के लिए सही कदम उठाना शुरू करते हैं। मेरा मतलब है, यह एक दूसरा मुद्दा है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा की चिंताओं को देखें। गूगल सभी स्टार्टअप्स को खरीद रहा है जो कहें एआई क्षेत्र में हैं, और इसी तरह। और कुछ का मानना है कि वास्तव में गूगल जैसी कंपनियों को भुगतान करना चाहिए। मुझे लगता है कि इसे डिजिटल फायदा कहा जाता था। क्या आप हमारे साथ क्या साझा करें? गूगल की वास्तविक नीति क्या है? और मेरे पास यहाँ दो चीजें हैं जिनके लिए मैं वापस आता हूँ, गोपनीयता और एंटी ट्रस्ट। जैसे एक बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले शायद हम गोपनीयता के बारे में बात करेंगे। जीडीपीआर एक बड़ी पहल रही है। टेम्पलेट, मुझे लगता है कि ये एक आसान गोपनीयता ढांचा देता है जो सभी के लिए सुरक्षा करता है। और अक्सर जब हम दूसरे देशों में होते हैं और वे गोपनीयता नियमों पर विचार कर रहे होते हैं, तो हम जीडीपीआर को एक टेम्पलेट के रूप में सुझाते हैं। मुझे खुशी है कि यूरोप ने इस पर नेतृत्व किया, और मुझे लगता है कि यह हम सभी के काम करने के लिए एक अच्छा ढांचा देता है। हमारे लिए गोपनीयता हमारे काम के केंद्र में है। उपयोगकर्ता बहुत महत्वपूर्ण क्षणों में गूगल पर आते हैं, हमसे सवाल पूछते हैं। हम जीमेल, गूगल फोटोज आदि में लोगों की संवेदनशील जानकारी से निपटते हैं, और इसलिए हमें उस विश्वास को पाना होगा। और आज हम इसे उन्हें नियंत्रण, पारदर्शिता और उसके आसपास विकल्प देकर करते हैं। और समय के साथ मुझे लगता है कि एआई वास्तव में हमें इसे बेहतर तरीके से करने देता है। हम अपने उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक कर सकते हैं। आज हम जिस अधिकांश डेटा से काम करते हैं वह उपयोगकर्ताओं को उनकी जानकारी की जरूरतों में मदद करने के लिए है, और हम समय के साथ कम डेटा के साथ ऐसा कर सकते हैं, और यह आम सोच के खिलाफ है। लेकिन पिछले साल उदाहरण के लिए, अगर आप गूगल का कीबोर्ड उपयोग करते हैं तो हम अब सीखते हैं कि क्या सुझाव देना है, लेकिन हम कच्चे डेटा को वापस नहीं भेजते। हम केवल अपने मॉडल की गणना करते हैं और डेटा फोन पर ही रहता है। इसलिए समय के साथ मुझे लगता है कि हम डिवाइस पर अधिक चीजें कर सकते हैं। हम उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाते हुए एआई का उपयोग गोपनीयता संरक्षण के लिए कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि उत्पादों को सभी के लिए काम करना चाहिए। ये एक बुनियादी सिद्धांत है। तो आज अगर आप YouTube जैसे उत्पाद लेते हैं तो हम उपयोगकर्ताओं को इसके लिए भुगतान करके विज्ञापन मुक्त सेवा पाने की अनुमति देते हैं, या फिर आपके पास विज्ञापन समर्थित उत्पाद है। यही वह है जो हमें जानकारी लेने और दुनिया भर में अरबों लोगों को कई सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देता है। और गोपनीयता कोई लग्जरी चीज नहीं हो सकती। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हम सेवाओं को ऐसे तरीके से विकसित करें जो सभी के लिए काम करे, लेकिन उन्हें पहले रखे और गोपनीयता को बढ़ावा दे। और यही वह यात्रा है जिस पर हम सब हैं। लेकिन अंततः यह उपयोगकर्ताओं पर निर्भर है कि वे चुनें। आपके दूसरे सवाल पर मुझे लगता है कि हमारे पैमाने के साथ उचित रूप से जांच आती है।
आप सही हैं, हमने नई कंपनियां खरीदी हैं, लेकिन एक कंपनी के रूप में हम हर साल अपनी मदद से सैकड़ों नई कंपनियों में पैसा लगाते हैं। हम दुनिया भर में नए कारोबारियों और नई कंपनियों की मदद करते हैं हमारे ग्रो विद गूगल प्रोग्राम से। हम करोड़ों लोगों को डिजिटल रूप से कौशल देने का प्रयास कर रहे हैं। अकेले यूरोप में हमने 5 मिलियन से ज़्यादा यूरोपीय लोगों को कौशल दिया है। इसलिए बड़े स्तर पर काम करने से नई तकनीक और नए कंप्यूटर सिस्टम पर लंबी सोच रखने का मौका मिलता है, और इसलिए ये हमें ऐसा करने का मौका देता है। लेकिन आखिरकार हमें यह सब ऐसे तरीके से करना होगा जो समाज के लिए सही हो। यही असली कसौटी है, और समाज को ये देखना है कि हम जो कर रहे हैं वो फायदेमंद है या नहीं, और हम इस प्रक्रिया में अच्छे से जुड़ना चाहते हैं और ऐसा करने का हक कमाना है। लेकिन हम सिर्फ नाम के लिए बड़ा नहीं बना रहे हैं, हम अपने यूजर्स के लिए जरूरी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यकीन है, आइए एक पल के लिए दर्शकों को शामिल करें। चाहे आपके पास माइक ना हो, बस तेज बोले। मुझे यकीन है कि कुछ फॉलो अप हो सकता है। यदि आपको आपत्ति ना हो तो कृपया, हाँ देखते हैं, कोई भी। और हम प्राइवेसी या एंटी ट्रस्ट के सवाल पर टिके रहते हैं। कृपया इस समय क्या आप चाहते हैं? हाँ। नमस्ते। नमस्ते सुंदर। मेरा नाम समर शेखा है। मैं भारत से ग्लोबल शेपर्स कम्युनिटी से हूँ। सबसे पहले मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ और खुद भी टेक का शौकीन हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता था, भारत अभी सही जगह पर है? ये आपके लिए एक बड़ा बाज़ार है। अगले अरब उपयोगकर्ताओं पर आपका कार्यक्रम भारत पर लक्षित है। भारत अभी एक डेटा प्रोटेक्शन बिल के बीच में है, जिसमें पिछले साल कई बदलाव हुए हैं। इससे पहले गूगल और दूसरी बड़ी टेक कंपनियों जैसी ग्लोबल कंपनियों के लिए बहुत सख्त माना जाता था। अब जब इस पर भारत में चर्चा हो रही है, सरकार ने इनमें से कुछ नियम आसान कर दिए हैं। इन दोनों मौकों पर गूगल ने इस बिल का विरोध या लॉबिंग नहीं की है। उन्होंने कहा है कि हम सरकार जो कहेगी उसका पालन करेंगे। इस पर आपका क्या विचार है? क्योंकि आप ऐसे सीईओ हैं जो मेरे हिसाब से आपके कई साथियों से अलग एक संतुलित नजरिया रखते हैं, मानते हैं कि खतरे भी हैं और फायदे भी। आमतौर पर लोग आते हैं, सीईओ आमतौर पर दोनों छोरों पर आते हैं। आप डेटा प्रोटेक्शन बिल से क्या उम्मीद रखते हैं, जिससे भारत के अगले अरब यूजर्स को फायदा हो सके और गूगल भी अपने मकसद की तरफ बढ़ सके? मैं आपके सवाल को सिर्फ भारत तक नहीं रखूंगा, बल्कि इसे और आगे बढ़ाऊंगा। तो सवाल यह होगा, अगर आप अपनी नजर से एक आदर्श डेटा प्रोटेक्शन बिल बनाएंगे तो वह कैसा होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हैं, हम लोगों को एक साथ लाते हैं। इंटरनेट का मतलब ही यही है। आप जानते हैं, इंटरनेट की असली कीमत दुनिया को जोड़ने में है, और ऐसा करने के लिए आपको एक फ्री ओपन इंटरनेट चाहिए जो एक साथ काम करे। और आप जानते हैं, मैं देखता हूं कि यह केवल भारत में ही नहीं है, जैसा प्रोफेसर श्वाब ने कहा। आप जानते हैं, यह यूरोप और दुनिया भर के अन्य सभी देशों में एक बड़ा बड़ा विषय है। नेता सही तरह से, आप जानते हैं, वे अपने लोगों की रक्षा करने का काम करते हैं, और इसी के साथ आप जानते हैं, डेटा की सुरक्षा भी एक जरूरी बात है, लेकिन इसमें संतुलन बनाना पड़ता है। सही है। और मुझे लगता है कि देशों को सबसे ज्यादा खतरे वाले क्षेत्रों पर ध्यान देने की जरूरत है, और शायद काम बढ़ाकर उन्हें बचाना चाहिए। लेकिन आप चाहते हैं, आप जानते हैं, एक सामान्य इंटरनेट की रक्षा में मदद करें। उदाहरण के लिए, यदि आप भारत में देखें तो यूट्यूब जैसा प्रोडक्ट, भारत में कई क्रिएटर्स, उनके 50% से अधिक व्यूज भारत के बाहर से आते हैं। इंटरनेट असल में एक निर्यात किया जाने वाला सामान है। आप जानते हैं, आप कहीं भी एक सेवा बना सकते हैं, आप दुनिया भर के लोगों तक पहुंच सकते हैं। यही तो डिजिटल अर्थव्यवस्था की खासियत है। यह नए अवसर पैदा करता है, और इसलिए यही वह संतुलन है जो देशों को बनाना है। लेकिन मुझे लगता है, आप जानते हैं, मुझे लगता है कि अच्छे नियम हैं। जीडीपीआर एक अच्छा तरीका है जब हम सोचते हैं कि आप अपने यूजर्स और नागरिकों की प्राइवेसी कैसे बचा सकते हैं। इसका हमेशा मतलब ये नहीं है कि डेटा को किसी खास तरीके से अलग रखना चाहिए, और मुझे लगता है कि हमें इन तरीकों को ध्यान से बदलना चाहिए। कोई अन्य टिप्पणी? मुझे देखने दीजिए, शायद पीछे से कोई। चलो वापस चलते हैं। हाँ, और नमस्ते। मेरा नाम क्वान है, लर्नेबल एआई से, जो हार्वर्ड इनोवेशन लैब का एक एआई स्टार्टअप है। हम बहुत सारे एक्सप्लेनेबल एआई पर काम करते हैं, और मैं गूगल की तकनीक का बड़ा प्रशंसक हूं, विशेष रूप से डीप माइंड का। तो मैं जानना चाहता हूं कि एआई के लिए पारदर्शिता और स्पष्टीकरण के संदर्भ में गूगल क्या सोचता है और गूगल की क्या योजना है। धन्यवाद। बहुत अच्छा सवाल। हमारे एआई नियमों में से एक है कि एआई आखिर में इंसानों के लिए जिम्मेदार है, और इसे अच्छे से करने के लिए समझाना इसका एक बड़ा हिस्सा है। अब आप एक सेल्फ ड्राइविंग कार की कल्पना कर सकते हैं जो एक निर्णय ले रही है, और हम उसे समझा सकते हैं। मुझे लगता है कि यह याद रखना जरूरी है कि इंसान हमेशा यह नहीं बता पाते कि हम अपने फैसले कैसे लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम बता सकते हैं और कुछ कहते भी हैं, पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि यह याद रखना जरूरी है। लेकिन हम बना रहे हैं, ये हमारे सबसे सक्रिय शोध क्षेत्रों में से एक है, जैसे एआई पूर्वाग्रह से निपटने के लिए। पिछले साल हमने शोध प्रकाशित किया। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास एक इमेज पहचानने वाला प्रोग्राम है और वह बताता है कि ये डॉक्टर हैं, तो हम अब पूछ सकते हैं कि आप किन चीजों को देखकर पहचान रहे हैं कि ये तस्वीरें डॉक्टरों की हैं। ये कह सकता है कि सफेद कोट, ये समझ में आता है। लेकिन कभी कभी मॉडल पुरुष कह सकता है, क्योंकि उसने सिर्फ पुरुष डॉक्टरों की तस्वीरें देखी हैं। और फिर आप जानते हैं, ये ठीक से काम नहीं कर रहा। ये समझाने का एक उदाहरण है जो हम करते हैं, और आप जानते हैं, हम इसे आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ये रिसर्च का एक हिस्सा है। मेरा मानना है कि ज्यादा खतरे वाले कामों में एआई का इस्तेमाल करने से पहले ऐसा करना जरूरी है, लेकिन ये रोमांचक भी है। एआई हमें ऐसी चीजें करने का मौका देता है जहां इंसान वास्तव में पक्षपाती होते हैं, और हम अपने पक्षपात को समझकर उसका मुकाबला करके और इसे बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें वहां पहुंचने के लिए निवेश करना होगा। मुझे एक और लेने दीजिए।